शीर्षक लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। पृष्ठ 45। शीर्षक 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थीं। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थीं, वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागानों में काम करती थीं और डलिया बुनना सीखती थीं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। एक बच्चे का चित्र है। नीचे लिखा है, कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न हैं? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? दूसरा चित्र है, इसमें कुछ लड़कियां स्कूल जाती हुई। लड़कियां स्कूल जाते समय समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं? शीर्षक 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। यहां जो हम वर्णन करेंगे वो 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। पृष्ठ 46। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ये 2 उदाहरण सुनने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता था। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता था। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वो बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्रायः दिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रॉप से
ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वो बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद में जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अपने पड़ोस के किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। ये कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्क और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? पृष्ठ 47। शीर्षक, मेरी मां काम नहीं करती। मां और बेटी के संवाद हैं। मां, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की मां हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। मां बोली, सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो, जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठकर जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। श्री सिंह के घर पर। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। उनका बेटा बोलता है, पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी मां तो घरेलू महिला है, कोई काम कहां करती हैं? उसके पिता बोलते हैं, हाँ हाँ, तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करते और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूं। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओए हो, ये तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। अरे जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वो पंप का स्विच ऑन कर दे। पृष्ठ संख्या 48। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स को क्या होगा? अरे ये भी बस, अरे उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद देना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। घंटी बजती है घर की, पतिदेव आते हैं। और मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह, मैं तो भूल ही गया था तुम हड़ताल पर हो। अरे मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। अरे पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था, अब वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, अरे कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं? कि अभी भी वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ। और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात को खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। शीर्षक, घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। पृष्ठ 49। सारी दुनिया के घर में काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने अभी देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वो तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। एक फोटो है, मिलानी अपनी बच्ची के साथ। शीर्षक, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। अभी सुनाई गई कहानी में केवल हरमीत की मां ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं।
कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी भी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती और खुद भी 1 रोटी ले लेती। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख सताती थी। हम घर में चप्पल पहनकर नहीं जा सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां काम नहीं करती? आप क्या सोचते हैं, अगर आपकी मां या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतया पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? पृष्ठ 50। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो भी काम करती हैं वो भारी और थका देने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वो है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ये एक तालिका है। इसमें भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं, 1998-99। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? राज्य हरियाणा, तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा 23, तमिलनाडु 19। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा 30, तमिलनाडु 35। स्त्रियों के कुल काम के घंटे हरियाणा पता नहीं, तमिलनाडु पता नहीं। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा 38, तमिलनाडु 40। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा 2, तमिलनाडु 4। पुरुषों के कुल काम के घंटे हरियाणा पता नहीं, तमिलनाडु पता नहीं। शीर्षक: महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। पृष्ठ 51। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यहां 2 चित्र हैं। पहला, मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं।
इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। चित्र 2, जेंडर इक्वेलिटी, सतत विकास लक्ष्य 5, लैंगिक समानता, www.in.undp.org, पृष्ठ 52। क्या आप सोचते हैं ये पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव। कौन सी वो तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं वो भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। महिला जागरण केंद्र, पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना। यह दूसरा पोस्टर बांग्ला भाषा में है। यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? पृष्ठ संख्या 53, अभ्यास 1, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। क, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। ख, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। ग, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। घ, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। 2, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। 3, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। 4, अगर आपके घर या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है, वो क्या करती हैं, उनका घर कहां है, वो रोज कितने घंटे तक काम करती हैं, वो कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। शब्द संकलन, अस्मिता, पहचान। ये एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता कहा जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखभाल, देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वो स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 4 यहां समाप्त हुआ। वाचक नीरज शर्मा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ्य पुस्तक। तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, तकनीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई